बच्चों गुड मॉर्निंग। 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल हम कर रहे थे। पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको बहुपद और उससे जुड़ी हुई परिभाषाओं की जानकारी दी थी। आज मैं आपको अध्याय 2 चैप्टर 2 का पहली प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 शुरू करवा रहा हूं। यह बहुत ही आसान प्रश्नावली है। जरा ध्यान से देखें, यहां पर हमें ग्राफ दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी ग्राफ की जानकारी दे देता हूं। ये एक रेखा है, इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष। और ये जो सीधी खड़ी रेखा है इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या कहें एक दूसरे पर काट रही हैं। वो बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु वो बिंदु होता है तो मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई। पहली चीज एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष और तीसरा वो बिंदु जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, उसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। ये दोनों ही अक्ष एक दूसरे को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे ये देखिए, एक्स अक्ष को वाई अक्ष ने 2 हिस्सों में बांट दिया। इधर वाला हिस्सा पॉजिटिव धनात्मक संख्याओं का है और इधर वाला नेगेटिव नंबर्स ऋणात्मक संख्याओं के लिए है। ऐसे ही वाई अक्ष को एक्स अक्ष ने 2 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव नंबर और नीचे वाला नेगेटिव नंबर माइनस वाली संख्याओं के लिए। खैर, ये छोटी सी जानकारी थी। अब हमारा सवाल यह है कि नीचे दिए गए ग्राफ में, ये जो ग्राफ बना हुआ है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो इस ग्राफ में हम कैसे बता सकते हैं कि कितने शून्यक हैं? बड़ा सरल है। ये जो आपका ग्राफ है, देखें कि ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या कहें कितने बिंदुओं पर काट रहा है। 1, 2 और 3। गौर करने पर पता चला कि ये जो ग्राफ है ये किसी बहुपद का है। किसी बहुपद का ग्राफ है ये। और ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। 1, 2, 3। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 3। इसका मतलब यह अर्थ निकला कि कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, जितने बिंदुओं पर काटेगा, उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। शून्यकों की संख्या हो गई 3, क्योंकि 3 बिंदुओं पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। एक उदाहरण और लेते हैं। अब बी भाग को देखिए। यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है। क्या ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तो ध्यान आएगा नहीं, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। इसका मतलब ये किसी बहुपद का ग्राफ है और ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है या कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसीलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 0। कोई भी शून्यक इसका नहीं होगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या
मुझे लगता है अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोई भी ग्राफ, पहली बात, ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये किसी बहुपद के ग्राफ हैं, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। जैसे मैंने इसमें बताया था आपको, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये एक्स अक्ष को, तो शून्यकों की संख्या 3। ये बहुपद, इस बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। चलिए अगले कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मैं आपको द्विघात बहुपद के बारे में पहले ही बता चुका हूं। एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा रहा हूं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इसके नाम से स्पष्ट है, जिस बहुपद की घात 2 है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसकी पहचान मैंने बताई थी आपको, एक बार दोबारा देख लें। पहले मैं उदाहरण देता हूं। x की शक्ति 2 जमा 7x जमा 8। घात क्या होती है? पहली बात, घात केवल बहुपद की होती है और किसी की नहीं हो सकती। याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि घात केवल बहुपद की होती है। अब घात क्या होती है ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो किसी कारण से मेरा पहला लेक्चर नहीं लगा पाए या उन्हें समझ नहीं आई। दोबारा ध्यान से देखें। घात, कोई भी बहुपद आपको जो दिया हुआ है उसमें चर की सबसे बड़ी शक्ति जो भी होगी वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। इस बहुपद में कितने पद हैं? 3, 1 2 3। इसमें चर भी है, ये देखिए, एक चर ये रहा, एक चर ये रहा। चर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? 2, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 2। चर की सबसे बड़ी शक्ति घात बहुपद में, ये जरूरी है कि घात केवल बहुपद में होती है। बहुपद में चर की सबसे बड़ी शक्ति, चर की सबसे बड़ी शक्ति घात कहलाती है। तो इसकी घात कितनी है? 2, क्योंकि चर की सबसे बड़ी शक्ति 2 है और इसीलिए द्विघात बहुपद है। और किसी भी बहुपद का नाम कैपिटल P ब्रैकेट में x। x क्यों? क्योंकि यहां चर का काम कौन कर रहा है? x, इसीलिए इस बहुपद का नाम कहलाएगा P ऑफ x। इसे बोलते हैं P ऑफ x। ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद की पहचान है कि उसमें x की शक्ति 2 वाला पद जरूर होगा। इससे बड़ी शक्ति वाला पद नहीं हो सकता, लेकिन x की शक्ति 2 वाला पद जरूर होगा। हां, उससे छोटी शक्ति वाले पद हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी बात क्या है? x की शक्ति 2 वाला पद जरूर मिलेगा। किसमें? द्विघात बहुपद में। वो तभी द्विघात बहुपद कहलाता है। उससे बड़ी शक्ति वाले पद नहीं होंगे, उससे छोटी शक्ति वाले पद हो सकते हैं। जैसे देखो, इसकी शक्ति 1 है, इसकी शक्ति x की शक्ति 0 है। ये द्विघात बहुपद। बच्चों, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप, तो वो होता है ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c, और किसी भी बहुपद का नाम p ऑफ x। याद रखें, यहां x क्यों आया? क्योंकि चर का काम कौन कर रहा है? यहां x, और p इसका नाम है। क्यों?
क्योंकि बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसका पहला लेटर पी होता है, इसीलिए इसका नाम पी से रखते हैं ज्यादातर, पी ऑफ एक्स। अब ये इसका मानक रूप। बच्चों मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है बिल्कुल सही रूप, शुद्ध रूप। तो द्विघात बहुपद में अगर बिल्कुल सही रूप की बात करें तो 3 पद होने चाहिए। एक x की शक्ति 2 वाला पद, एक x वाला पद, और एक जिसमें कोई चर नहीं है, जिसे हम बोलेंगे स्थिरांक। जब अकेला कोई स्थिरांक, इसका उदाहरण भी देता हूं, 2x की 2 जमा 3x जमा 2। देखिए x की शक्ति 2 वाला पद भी है, x वाला पद भी है, और बिना चर वाला पद, अकेला अचर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्थिरांक। स्थिरांक। जब कोई अचर अकेला आता है किसी बहुपद में, तो उसे हम अचर ना बोल के स्थिरांक बोलते हैं। ये बात याद रखें। और ये कौन सा पद है? x वाला। ये कौन सा पद है? x की 2 वाला। यानी द्विघात बहुपद का मानक रूप, जिसे मैं कहता हूं शुद्ध रूप, बिल्कुल सही रूप, सबसे पहली बात उसमें 3 पद होंगे, x की 2 वाला पद, x वाला पद और स्थिरांक। दूसरी बात, सभी पद जमा में होंगे। देखो इस पद का चिन्ह भी जमा, इस पद का भी जमा, इसका पद भी जमा। और x की 2 के साथ कोई अचर जो होगा उसे हम बोलते हैं गुणांक। ये अब अचर नहीं है, क्योंकि ये चर के साथ गुणा में आ रहा है। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो क्या मानते हैं? गुणा। गुणा में अंक, और इसीलिए इसको बोला जाता है गुणांक। किसका गुणांक है ये? किसके गुणा में अंक आ रहा है ये? x की 2 का गुणांक है ये। तो फिर ये 3 कौन हुआ? ये x का गुणांक हुआ है, ये भी गुणांक, लेकिन ये x का गुणांक है। और ये 2 किसका गुणांक है? x की 2 का। क्यों? गुणांक का मतलब होता है गुणा में अंक। किसके गुणा में है? x की 2 के, इसीलिए x की 2 का गुणांक है ये। बच्चों ये समझ में आ रही है बात? तो ये इसका सही रूप है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, द्विघात बहुपद का सही रूप कौन सा माना जाएगा? जिसमें 3 पद होंगे, x की 2 वाला पद, x वाला पद और स्थिरांक, तीनों जमा में होंगे। तीसरी बात, x की 2 का भी कोई ना कोई गुणांक होगा, x का भी गुणांक होगा। ये बात ध्यान आ गई बच्चों? अब इसके अलावा, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है? 2, इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अब याद रखने वाली बात यह है, अब आप में से बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि शून्य क्या है। तो बेटे मैंने शून्य बताया था, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। x की 2 माइनस 3x जमा 2। अब मैं पूछूं बेटे कौन सा बहुपद है, तो अगर आप बच्चों के मन में ये जवाब है द्विघात बहुपद, तो आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद में कितने पद होने चाहिए? 3, 1 2 3। कौन कौन से? x की 2 वाला पद, x वाला पद और स्थिरांक। ठीक है, मोटी सी पहचान ये होती है। तो ये द्विघात बहुपद है। इसकी घात, चर की सबसे बड़ी शक्ति कितनी है? 2, यानी घात कितनी है? 2, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2। अब शून्य क्या होता है? शून्य x का ऐसा मान जिसे यहां रखने पर, हल करने पर ये सारा शून्य हो जाए। चलो मैं x की जगह 1 रखता हूं, तो यहां 1, x की शक्ति 2 है, 1 की शक्ति भी 2, माइनस 3। जैसे ही x का मान मैं 1 रखूंगा, बीच में गुणा का निशान लगा दें, जमा 2। 1 की शक्ति 2, 1 की शक्ति कितनी भी हो वो 1 ही रहता है, माइनस 3 एकम 3 जमा के 2।
बच्चों 1 -3 क्या आएगा, -2, -2 जमा के 2 क्या आएगा, 0। 1 रखने से ये सारा बहुपद क्या बन गया, शून्य, यानी x बराबर 1 इसका क्या है, शून्य क्या है। यानी शून्य क्या होता है, x का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य बन जाए। तो एक ऐसे कितने शून्य होंगे, 2, यानी x के केवल ऐसे 2 ही मान होंगे। एक मान तो आपने निकाल लिया, एक संख्या और होगी, मैं बता देता हूं, वो संख्या है 2। x बराबर 2 रखेंगे तो भी ये बहुपद शून्य हो जाएगा। बच्चों याद रखें, शून्यकों की संख्या 2 है, इसका मतलब x के 2 ही मान होंगे जिनको रखने पर यह बहुपद शून्य हो जाएगा। जैसे यहां पर एक x बराबर 1 और एक x बराबर 2। अब आप समझ गए होंगे शून्यकों की संख्या हमें कैसे पता चलती है। शून्यकों की संख्या हमें घात से पता चलती है। इसकी घात 2 है तो 2 ही शून्य होंगे। और शून्य क्या होता है, x का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। तो बच्चों आपको शून्यक भी समझ में आ गए और गुणांक भी पता चल गए। तो आइए अब हम प्रश्नावली 2.2 पर बढ़ते हैं। बच्चों अभी अभी हमने द्विघात बहुपद के बारे में जाना। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। इसको करने से पहले आपको द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने आने चाहिए। तो चलिए द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं जरा इसे सीखते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया द्विघात बहुपद का, उसका नाम है p ऑफ x। इसे बोलते हैं p ऑफ x बराबर x की शक्ति 2 माइनस 2x माइनस 8। अब आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। बच्चों पहला सवाल, इस बहुपद की घात कितनी है। चर की सबसे बड़ी शक्ति 2, यानी इसकी घात 2 है और इसकी जितनी घात है उतने ही शून्य होंगे। यानी इस बहुपद के कितने शून्य हुए, 2। यानी और शून्य क्या है, x का ऐसा मान जिसे रखने पर यह सारा शून्य बन जाए। एक तरीका तो यह है, पहले x बराबर 1 रखा, उसको हल किया, आंसर अगर शून्य आ गया, ये शून्य बन गया तो वो शून्य है। फिर x बराबर 2, x बराबर 3, ये बड़ा लंबा तरीका है। आइए दूसरे तरीके पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये x की 2 वाला पद है, इसके आगे कोई गुणांक है। गुणांक मैंने आपको पहले भी बताया, x की 2 के साथ कोई ना कोई संख्या जिसे हम अचर कहते हैं कोई है, अगर नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। और ये कौन सा पद है, जो अकेली संख्या यानी अकेला अचर, उसे हम बोलते हैं स्थिरांक। इन पदों की आपको अच्छे से पहचान हो जानी चाहिए। और x की 2 का गुणांक कौन है, 1। गुणा में अंक, गुणांक, ये गुणांक है। सबसे पहला काम, x की 2 का जो गुणांक है उसकी गुणा स्थिरांक से करें। स्थिरांक कौन है, 8, और गुणांक कौन है x की 2 का, 1। 8 एकम 8, ठीक है। अब x का गुणांक कौन है, 2। अब x का गुणांक 2 है, इसे हमने दो संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में लिखना है। कैसे, 4 में से 2 गया 2। देखो 2 को मैंने दो संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में लिख दिया। अब एक चीज और लिखो, 1 जमा 1 2।
आपके मन में और भी बहुत सारे बन रहे होंगे जोड़े। एक बच्चा कहेगा सर 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया तो भी 2 आता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। एक कहेगा सर 6 में से 4 गया तो भी तो 2 आता है, बिल्कुल। हम इस संख्या को दो संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में कई तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे यहां देखिए, ध्यान रहे x का जो गुणांक होगा, x के साथ जो संख्या होगी उसको हमेशा दो संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में लिखना होगा, x का गुणांक। लेकिन इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक है, इसके लिए एक शर्त और है। पहली शर्त यह थी कि जो आपका x के साथ x का गुणांक है 2, उसको आपने दो संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में लिखना है, तो आपने बहुत सारे जोड़े लिख दिए। अब वही जोड़े की गुणा करके 8 भी आना चाहिए, यह भी शर्त है। जमा या घटा करके तो 2 आए और गुणा करके 8 आए। तो जरा देखते हैं, 4 में से 2 गया 2 आता है, आधा ठीक हो गया। 4 दूनी 8, यानी ये वाला जोड़ा ठीक हो गया। हमें 2 अंक मिल चुके हैं, कौन कौन, 4 और 2, क्योंकि 4 में से 2 घटाने पर भी 2 आता है और 4 में से 2 को गुणा करने पर 8 आता है। ये दोनों शर्तें याद रखनी है, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो 4 और 2 मिल गए। अब इसको करना क्या है, तो जरा ध्यान करें, 4 में से 2 घटाने पर 2 आता है। सबसे पहले अंक ढूंढने होते हैं, 4 और 2, ठीक है। अब हमने इनको चिन्ह देने हैं, तो चिन्ह देखो बच्चों, 4 में से 2 घटाने पर 2 आ रहा है। घटाने के लिए क्या नियम होता है, एक संख्या का चिन्ह माइनस और एक का प्लस। अब हमें किसका क्या पता, इसका चिन्ह माइनस आएगा या इसका प्लस, या इसका प्लस आएगा इसका माइनस, तो इसका फैसला ये अंक करेगा। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो बड़े अंक का चिन्ह क्या होगा, माइनस, और छोटे का क्या होगा, प्लस। अब पहला पद ऐसे का ऐसा और उसका चिन्ह, आखिरी पद ऐसे का ऐसा और उसका चिन्ह, इसकी जगह आप क्या रखना है, माइनस के 4x जमा के 2x, x अपने आप लगा देना है। अब अगला चरण, पहले 2 पदों में कोई एक जैसी चीज दिख रही है, बिल्कुल, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। तो जरा x बाहर ले लेते हैं या कहीं कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक x चला गया, एक x रह गया। एक को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऐसे का ऐसा, x चला गया, क्या रह गया, 4। अब अगले 2 पदों में कोई एक जैसी चीज, x तो दोनों में नहीं है। क्या कोई संख्या है जो दोनों को भाग कर सकती है, तो ध्यान आएगा, बिल्कुल 2 को भी भाग कर लिया और 8 को भी भाग। लेकिन इसका चिन्ह, इसमें पहला पद जो होगा, जो चिन्ह उसका होगा वही चिन्ह इसका होगा। याद ध्यान करें, इन दोनों में पहला पद ये है, इसका चिन्ह क्या है, जमा, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, जमा होगा। अब चलिए, 2 के पहाड़े में 2 कितने पे गया, 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या रह गया, x, माइनस 2 के पहाड़े में 8 कितने पे गया, 4 पे। देखिए दोनों ब्रैकेट में एक जैसे आ रहे हैं, तो अब इधर और इधर दोनों में एक जैसी चीज क्या है, ये x माइनस 4, इसे बाहर ले लेते हैं, क्या रह जाएगा, x, और इधर क्या रह जाएगा, जमा में 2। ये हमने 2 इसके गुणनखंड कर दिए। अब एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रखें, ये माइनस के 4 उधर जाएगा, जमा के 4, x का मान 4 आ गया। और एक बार x जमा 2 को 0 के बराबर रखें, x बराबर -2। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं समझ आया होगा। चलिए एक उदाहरण मैं और देता हूं और उसको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं।
आइए अगले उदाहरण पर। बच्चों पहली बात, ये मैंने क्या लिखा है, बहुपद p ऑफ x, बार बार बता रहा हूं, इस x का मतलब इसमें चर का काम कौन कर रहा है, x। कौन सा बहुपद है ये, अब पहचान चुके होंगे आप, द्विघात बहुपद, क्योंकि यहां पर चर की सबसे बड़ी शक्ति 2 है, इसकी घात, इसका मतलब 2, और इसलिए द्विघात बहुपद है। क्या ये अपने सही रूप में है, नहीं, क्योंकि सबसे पहले x की 2 वाला पद होता है, उसके बाद x वाला पद होता है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे है, इसे दूसरे नंबर पे लेके आएंगे। ध्यान रहे, तीसरे नंबर पे कोई पद जब दूसरे नंबर पे लेके आते हैं, जब हम दूसरे पद को पर लेके आएंगे, तीसरे पद को, तो उसका चिन्ह भी साथ आएगा, यानी माइनस के 7x। ये तीसरा पद और उसका चिन्ह दोनों दूसरे स्थान पे आ गए। अब दूसरा पद और उसका चिन्ह वो तीसरे स्थान पे चले जाएंगे। अब ये अपने सही रूप में आ गया, मानक रूप में, x की 2 वाला पद, फिर x वाला पद और फिर स्थिरांक। अब हमने इसके क्या निकालने हैं, शून्यक। तो सबसे पहला चरण, x की 2 का गुणांक कौन है, 6, और स्थिरांक कौन है, 3, इनकी गुणा करवा दीजिए, 6 तिहाई 18। दूसरा चरण, x का गुणांक कौन है, 7। तो अब हमने 7 को 2 संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर 5 जमा 2, ये देखिए 7, बिल्कुल ठीक। कोई कहेगा नहीं सर 9 में से 2 गया, वो भी तो 7, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा x का जो भी गुणांक होगा, यहां 7 है, उसको 2 संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में लिखना है। यहां 5 और 2 को जोड़ने पर भी 7 आ रहा है, और 9 में से 2 घटाने पर भी 7 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत से जोड़े हो सकते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आए, लेकिन सही कौन सा जोड़ा माना जाएगा, वो जोड़ा जिसको जमा या घटा करने पर 7 आए और उसे ही गुणा करने पर 18 आए। तो चलो पहले इसको देखते हैं। 5 जमा 2 7, जोड़ने पर 7 आ रहा है, लेकिन क्या इन दोनों को गुणा करने पर 18 आ रहा है, 5 दूनी 10, तो ये जोड़ा ठीक नहीं है। अगला 9 में से 2 गया 7, 9 दूनी 18, ये वाला जोड़ा ठीक है। यानी आपको 2 अंक मिल गए हैं। कौन कौन से हैं वो, 9 और 2। सबसे पहली बात होती है बच्चों, अंक 2 अंक ढूंढने जिनको जमा या घटा करने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 आए, और वो अंक कौन से हैं, 9 और 2। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगला चरण, इनको चिन्ह देने की बारी। तो एक सवाल पूछें कि 9 में से 2 जोड़ने पर 7 आता है या घटाने पर, तो स्वाभाविक आपको उत्तर मिलेगा घटाने पर। घटाने का एक ही नियम है, एक का चिन्ह माइनस, एक का प्लस। लेकिन फिर कंफ्यूजन, किसका चिन्ह माइनस, किसका प्लस। तो ध्यान दें, 7 का चिन्ह जो भी है वही चिन्ह बड़ी संख्या का होगा। 7 का चिन्ह माइनस है तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो जाहिर सी बात है दूसरे का क्या होगा, प्लस। अब हम इनको लिखना शुरू करते हैं। उसके लिए क्या नियम है, पहला पद तीसरा पद एक जैसे और उसके चिन्ह भी, 6x की 2 और माइनस के 3, ऐसे कैसे रहेगा। बदलाव कहां होगा, दूसरा पद और उसके चिन्ह पे। क्या, माइनस के 9 और जमा के 2, क्योंकि ये 7 के जोड़े थे, उसके पीछे x था तो यहां भी x लगाइए। इसको किस प्रकार रखना है, इसको ये 7x और उसका चिन्ह, दूसरा पद
और उसका चिन्ह हटा देना है, उसकी जगह ये लिखना है। अब पहले दो पद में से कुछ बाहर लेना है और आखिरी दो पद में से। चलिए पहले दो पद में से क्या कोई चीज है इसमें जो एक जैसा हो दोनों में? बिल्कुल x इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एक तो x बाहर लेना है या कहें x कॉमन लेना है। दूसरा, क्या कोई संख्या है जो इन दोनों को एक ही पहाड़े पर भाग कर सकती है? बिल्कुल, वो है 3। अब कॉमन कैसे लेंगे? पहले x कॉमन लेते हैं। x की शक्ति 2 है, एक x चला गया तो यानी एक x रह गया, चिन्ह वैसे का वैसे ही रहेगा। एक x था वो चला गया। अब इसकी बारी, 3 के पहाड़े में 6 कितने में जाता है? 2 पे। 3 के पहाड़े में 9 कितने में जाता है? 3 पे। x था वो चला गया। अब इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है? एक जैसा x तो है नहीं, कोई संख्या भी नहीं है एक के अलावा, तो एक लेंगे। एक का चिन्ह क्या होगा? ये जो दूसरी ब्रैकेट बनेगी, इसका पहला पद का चिन्ह जो भी होगा वही चिन्ह इसका होगा। चलिए, अब एक कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 2x माइनस 3 ऐसे कैसे रहेगा? ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसी चीज आएगी हमेशा। अब देखो, इसमें और इसमें एक जैसे क्या है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो इसको बाहर ले लेते हैं या कहें कॉमन। ये तो चला गया, क्या रह गया इधर? 3x। ये चला गया, इधर क्या रह गया? जमा के। तो आपके पास ये दो बहुपद आ गए। अब इनको 0 के बराबर रखें, इधर हल करते हैं। 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखते हैं। सबसे पहले -3 उधर जाएगा, जमा के 3 हो जाएगा और 0 हट जाएगा। इधर क्या रह जाएगा? 2x। अब ये 2 इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में। x का एक मान आ चुका है, या कहें बहुपद का एक शून्य का गया। ऐसे ही 3x जमा 1 को भी शून्य के बराबर रखेंगे। पहले जमा के 1 उधर जाएगा, जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और 0 हट जाएगा। इधर क्या रहेगा? सिर्फ 3x। 3 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में। तो आपके पास x का दूसरा मान भी आ गया, या कहें दूसरा शून्य भी आ गया। क्योंकि इसकी घात 2 है, इसलिए इसके 2 ही शून्य होंगे, वो दोनों शून्य आ चुके हैं। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। अब आप इस तरीके के और भी बहुत से सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।